हेलो हाय। वेलकम टू रन स्टडी सर्कल। बेटा आज की क्लास में आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। कैसे हो पहले ये बताओ, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही है? अब बोर्ड में देखो काफ़ी कम टाइम बच गए हैं। आज कितने हो गए? 6-7 दिन और रह गए आपके बोर्ड के पेपर। 7 दिन में हमें क्या करना है? 7 दिन में हमें पूरे चैप्टर को जितने भी अब तक आपने पढ़ा है पूरे साल में उसे हमें रिवीजन करना है, और ये क्विक रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन इन द सेंस कि टॉपिक वाइज रिवीजन नहीं बेटा। टॉपिक वाइज रिवीजन करने से आपका पेपर में कुछ नहीं बन रहा, ना कुछ होने जाने को है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप टॉपिक अभी कंप्लीट कर लो और टॉपिक पढ़ के अगर आप पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन कर दो, चाहे आप स्टैंडर्ड में हो या बेसिक में हो, तो भैया बहुत बड़ी गलतफहमी में आप हो। तो करना क्या है आपको? आपको कुछ गिने चुने ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि या तो वो बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेज है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नाम सुनते ही हो। भाई पीवाई क्यू जो होता है उसका मतलब यही तो होता है कि उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि बोर्ड में किस टाइप के पेपर पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप पीवाई क्यू वगैरह सॉल्व करते हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप पहली बार देखते हो। पहली बार इन द सेंस कि आपका पूरा फोकस एनसीईआरटी पे होता है। अब भाई एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आ गया, अब हमें दिक्कत होता है कि भाई एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो आज तक देखा ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। जब तक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओगे नहीं, भैया पता कैसे चलेगा कुछ, है ना? पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो उसके लिए आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा। बहुत छोटा सा हमारा परिवार है, 100-150 बच्चे के हैं, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वो अल्टीमेट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के होंगे। आज की क्लास में हम रियल नंबर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक करके सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितने भी आपके मैथ्स के बुक में चैप्टर है, सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है? आपको मेरे साथ बस लगे रहना है। अच्छा, एक बात और, अगर आप चैनल पे नए नहीं हो तो भैया आपको पता होगा, चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पे अगर नए नहीं हो तो आपको पता होगा कि अभी कल ही हमारा जो क्लास चल रहा था टॉप 200 प्लस क्वेश्चन का, और वो सारे एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन थे, और उसकी क्लास कल ही खत्म हुई है। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं की है तो बेटा उस क्लास को कर लो, क्योंकि श्योर शॉर्ट 20 मार्क्स तो आपके वहीं से आने वाले हैं। 20 मार्क्स तो आप कंप्लीट करके चलो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यू को कम से कम टाइम में कर पाओ, और आपके क्वेश्चन गलत भी ना हो, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़े, क्वेश्चन गलत भी ना हो, ट्रिक से क्वेश्चन को कर सकते हो, विदाउट ज़्यादा कैलकुलेशन के आप क्वेश्चन को अगर टैकल करना चाहते हो, तो भैया आपको वो सीरीज कंप्लीट कर लेनी है। आप जैसे कंप्लीट करोगे आप देख लो, आप 2x पे कंप्लीट करोगे, 3x पे करोगे, बट मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप उस एमसीक्यू क्वेश्चन के पूरे सीरीज को कर लो और अपने दोस्तों में भी सेंड कर दो, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। क्योंकि 20 मार्क्स बेटा वहीं से होने हैं। आप पेपर दे के आके सारे क्वेश्चन को मैच कर लेना, आपको 20 के 20 क्वेश्चन हूबहू वहां से देखने को मिल जाएंगे। डेटा चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चन सेम रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। आज की जो हम वीडियो में करने जा रहे हैं वो अल्टीमेट 20 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 प्लस क्वेश्चन है। कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाते करवाते ही कंसेप्ट सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, तो भैया मैंने ना टॉप 15, आप चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सर्च करोगे तो टॉप 15 क्वेश्चन की एक सीरीज है। उस सीरीज में जाओ और उस सीरीज के किसी भी वीडियो को आप ओपन करो जिस चैप्टर का आपका कंसेप्ट सीखना है। अब फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट में आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है क्वेश्चन करवाने से पहले। तो आप जाके वहां पे कर सकते हो कंप्लीट, अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटा फालतू का कंसेप्ट के चक्कर में मत रहो। कंसेप्ट करने से आप पेपर में कुछ भी आपका भला नहीं होने जा रहा। आपका भला तभी होगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे, वरना आप वीडियो वीडियो ही खेलते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं होने जाने को है। ठीक है? समझ में आया? फटाफट से अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर, आपको सब कुछ बता दिया क्या क्या करना है आपको। 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू करवाया है उसको देखना है, टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज देखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो देखना है। अगर इन सब से भी समझ नहीं आ रहा है और किसी और क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, तो भैया ये नंबर नोट कर लो। इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है मेरे को, क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन वहां पे समझा दिया जाए। ठीक है जी? चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्या। बोल रहा है एक्स इज द, अबे मार्कर का पॉइंटर कहाँ गया, ये रहा। बोल रहा है एक्स इज द एलसीएम, रुक जाओ चेंज करने दो इसे,
रेड कर लेते हैं ना, या ब्लैक, चलो ग्रीन कर लेते हैं। इफ एक्स इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड वाई। एक्स जो है वो 4, 6, 8 और वाई का एलसीएम है, ठीक है जी। एक्स क्या है, एलसीएम है। वाई जो है वो एलसीएम है। भैया वाई किसका एलसीएम है? तो वाई आपका एलसीएम है 3, 5, 7 और पी का। ध्यान से समझना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बट फिर भी मैं टाइम लेके आपको समझाने चाहता हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट, अगर कोई डाउट है ना कि कंसेप्ट भी हमारा क्लियर करवा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। बस आप मेरे साथ साथ बने रहो, चीजों को सीखते जाओ, एक एक चीज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। मैंने आपको क्या बोला है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये एक नंबर है 4, 6, 8, वाई, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा, वरना क्वेश्चन तो काफी कम टाइम का है। इसका 4, 6, 8 एंड वाई, 4, 6, 8 एंड वाई, इसका एलसीएम एक्स है, ठीक है, मान लिया बात आपकी। इसका एलसीएम कितना है, एक्स है। इसका एलसीएम कितना है, एक्स है, मैंने मान लिया। उन्होंने बोला कि 3, 5, 7 और पी, थ्री, द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड पी। अच्छा, एक्स जो है वो पहले वाले का एलसीएम है, एंड वाई नहीं, एक्स इज द एलसीएम 4, 6, 8 एंड वाई इज द एलसीएम ऑफ 3। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। ये देखो, उन्होंने पता है क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि एक्स जो है वो इनका एलसीएम है। भाई 4, 6, 8 का एलसीएम एक्स है, मुझे आप बताओ 4, 6, 8 का एलसीएम होता कितना है? भाई कोई ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में है, तो मुझे ये दिख गया कि तीनों के टेबल में कोई ऐसा नंबर आएगा वो 24 ही होगा, जो 4 के भी टेबल में आ जाए, जो 6 के भी टेबल में आ जाए, और जो 8 के भी टेबल में आ जाए। तो भैया वो नंबर तो हमें 24 ही दिख रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। 3, 5, 7, अब 3, 5, 7 के टेबल में कोई कॉमन नंबर आने वाला तो है नहीं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो। बोल रहा है इसका एलसीएम जो है वो वाई है, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। उन्होंने बोला पी जो है वो एलसीएम है एक्स और वाई का। पी क्या है भैया, एलसीएम है एक्स और वाई का। पी जो है वो एलसीएम है, किसका एलसीएम है भाई, पी 24 और 105 का एलसीएम है कौन, पी। 24 और 105 का एलसीएम है कौन, पी। अच्छा एक बात बताओ, इसका एलसीएम आएगा कितना? अगर मैं 24 और 105 का एलसीएम निकालूं, तो 24 और 105 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 24 कितना होता है, 8 गुना 3 होता है, और 105 कितना होता है ब्रो? 105 आप बोलोगे कि 3 7 जा 21 इंटू 5 होता है। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको लिख देते हैं, और बाकी जो नंबर बच गए उसको लिख देते हैं 5 इंटू 8। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला P इज इक्वल टू 35, एक्स आंसर होगा, 4y आंसर होगा, बी एक्स आंसर होगा। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने 4y बोला है, P इज इक्वल टू कितना बोला है, 4y, क्या P इज इक्वल टू 4y इसको सेटिस्फाई करेगा? ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, P इज इक्वल टू 4y क्या सेटिस्फाई करेगा अगर मैं 105 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ? भाई 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या P आएगा? भाई एक बात बताओ, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 में आपसे बोला गया यही ना एलसीएम है भाई, यही ना एलसीएम है। तो 7 5 जा 35, 35 इस ऑप्शन में है, 4 यहाँ पे 8 में आ रहा है, ठीक है, 4 इस ऑप्शन में है, तो क्या 4 में 105 मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा नंबर आ जाएगा? आप बोलोगे नहीं भैया, 4 में 105 मल्टीप्लाई करने पे पूरा नंबर नहीं आएगा, 2 तो रह ही गया ना। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये बी कहाँ से आ गया, तो ये नहीं होगा। अब 16, क्या इस एलसीएम में कहीं 16 आ रहा है, 8 में कहीं 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे ना बेटा, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, अब देखो ना, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 7 5 जा 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। भाई 7 5 जा 35 होता है, 8 3 जा 24 होता है, ये हो गया 35, 24 क्या था हमारा, एक्स था, 24 की जगह पे एक्स लिख दिया, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 35x। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ आइए, उन्होंने बोला टू, दो नंबर है उन, वो रेशियो में है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको कितनी बार बताया है, पता नहीं कब से बताते हुए आपको आ रहा हूँ, कि जब भी बेटा नंबर जब भी नंबर रेशियो में हो,
आप रेशियो को x मान लो, अगर रेशियो को x मानोगे तो एक नंबर 4x हो जाएगा मेरे भाई, और एक नंबर कितना हो जाएगा 5x। बोलो कौनो दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को भाई? अरे बताओ यार, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। तो एक बात बताओ मुझे, अगर दो नंबर 4:5 के फॉर्म में है तो एक नंबर 4x हो जाएगा, एक नंबर 5x हो जाएगा। उन्होंने बोला कि इसका HCF 11 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF कितना है 11। अगर आपका ये फर्स्ट नंबर है, अगर ये आपका सेकंड नंबर है, तो भैया आपके हिसाब से HCF कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे भैया मेरे हिसाब से HCF तो 4 × x और दूसरा 5 × x है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो मेरे हिसाब से इसका HCF कितना होना चाहिए? x। उनके हिसाब से HCF कितना दे रखा है? 11। मतलब x का वैल्यू कितना है? क्लियर है? बताइए। अरे भाई, रेशियो को x मान लिया तो एक 4x हो गया, एक 5x हो गया, दोनों में कॉमन क्या है? x। तो x आपके अकॉर्डिंग HCF होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है HCF? 11। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है? 11। उन्होंने उन्होंने हमसे क्या पूछा है? उन्होंने हमसे LCM पूछा है। तो अगर x का वैल्यू 11 है तो भैया फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 44। भाई 4 × 11 44। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? तो 5 × 11 55। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? इजी है निकालना। 11 से डिवाइड कर दो, 4 × 5 आएगा। 5 4 जा कितना होता है? 20। 11 में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 220 आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई, कोई दिक्कत उक्कत है तो बता दो। नहीं है ना? आगे बढ़े? ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो भैया लिख के ले लो, है ना। बहुत लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। अरे लिख के ले लो भाई, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। √5 पूछे, √7 पूछे, √8 पूछे, √11 पूछे, कोई भी नंबर पूछ दे, अगर इरेशनल प्रूफ करने के लिए देता है बेटा, तरीका एक ही होता है, और उस तरीके को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम कुछ एज्यूम करते हैं, अपने मन से कुछ कुछ चीजों को मानते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई नंबर, ऐसे मैं बोल रहा हूँ 8 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये 8 नहीं है। ये मेरा एजम्पशन है कि ये 8 नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये 7 है। भाई ये है 8 ही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये 7 है। मतलब कोई नंबर है कुछ और आप उसको बोल रहे हो कुछ और। मतलब कोई नंबर है इरेशनल, लेकिन आपने उसका उल्टा एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? कि ये नंबर क्या है? रेशनल। कैसे होगा? सब कुछ समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप सीख लो और पेपर में छाप के आ जाना। बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं वैसे छाप के आना। एक स्टेप के मार्क्स नहीं कटने वाले, लेकिन अपना बुद्धि लगाओगे भैया, फिर अपना देखते रहना आपका क्या हाल होगा पेपर में। मैं बोल रहा हूं कि √5 या इरेशनल प्रूफ करने के लिए दे रखा है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे से सीखो। आप लिख लो, लेट द √5 इज एन रेशनल नंबर। आप लेट कर लो कि √5 क्या है भैया? रेशनल नंबर है। वो बोल रहा है इरेशनल है, आप अपनी जिद पे अड़े रहो कि √5 क्या है? रेशनल नंबर। अगर मेरे भाई √5 रेशनल नंबर है तो √5 को आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। भाई रेशनल वही नंबर होता है जिसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। तो √5 अगर रेशनल नंबर है मेरे भाई, तो उसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। बस यहाँ पे एक लाइन आपको पता है क्या लिखना होता है? आपको एक लाइन लिखना होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब लो, अब फंस गया भाई। को प्राइम नंबर क्या होता है? अब को प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो क्या करोगे भाई? को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, एक ऐसा दो नंबर जिनका HCF 1 हो। मतलब अपने अलावा या 1 के अलावा वो किसी और के टेबल में नहीं आते हो, उसको को प्राइम बोलते हैं। भाई अपने अलावा और अपने अलावा और 1 के अलावा, अपने अलावा और 1 के अलावा अगर वो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं तो वो को प्राइम नंबर है। तो आपने बोला कि ए और बी को प्राइम नंबर है, और यही हम प्रूफ करेंगे। यही, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या करना है? रूट हटाना है। बेटा आप जानते हो कि रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, मजबूरी, क्योंकि दूसरा कोई आपके पास चारा है नहीं।
तो अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो √5 का स्क्वायर कितना होता है ब्रो? 5। ए का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर। और बी का स्क्वायर कितना होता है? बी स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये जो बी स्क्वायर है इसका जो वैल्यू आएगा वो ए स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि बेटा ए स्क्वायर अपॉन ए 5, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर अपॉन ए 5 आप डिवाइड कर रहे हो तब बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो किसके टेबल में आ रहा है भाई? 5 के टेबल में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर एक बात बताओ, कोई नंबर है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 6। अगर 6 जो है वो 3 से डिवाइड, या ऐसे मानो कि कोई नंबर 36 है, अगर 36 जो है वो अगर 3 से डिवाइड होता है बेटा तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो 6 भी 3 के टेबल में आएगा। अगर 36 3 के टेबल में आएगा तो 6 भी 3 के टेबल में आएगा। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो वो जिस नंबर जो मतलब जिसका स्क्वायर है ना वो नंबर भी डिवाइड होगा। और इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो बेटा ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे ऑल्सो एक वर्ड लगा देना। अब करना क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर देखो, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। बस आपको यहीं पे पकड़ना है पॉइंट। आपको बस यहीं पे जो भी न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है ना उसको लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है? अपने मन से कुछ भी, कोई भी नंबर लेट कर लेना है। कोई भी नंबर नहीं भाई, अल्फाबेट कोई भी ले सकते हो, C P T B जो भी लेना है ले लो। बस a इज इक्वल टू 5c लेना। अगर √7 प्रूफ करने के लिए होता इरेशनल तो फिर 7c लेते। अगर √11 प्रूफ करने के लिए होता तो 11c लेते। √3 प्रूफ करने के लिए होता 3c लेते। √2 प्रूफ करने के लिए होता 2c लेते। समझ में आया ब्रो? तो मैंने बोला अगर a इज इक्वल टू 5c आपने लेट किया है और इसको अगर मैं पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, किसमें पुट करना है? मान लो ये इक्वेशन 1 है तो भैया पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करूं मेरे भाई तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे 5c का स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं। तो आपने बोला कि भैया बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 5 होगा। भाई 5 से काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करें यहां से, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो भैया सी स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा। बताइए, कौन डाउट है? अरे भाई सी स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा कि यही बात तो ऊपर हुआ था ना कि अगर ए स्क्वायर अपॉन में 5 है तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो अगर बी स्क्वायर अपॉन में 5 है इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है मेरे भाई तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देखो अब यहीं पे आप फंस गए। क्यों फंस गए? आपने क्या बोला था? ए और बी किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। अरे आपने ही तो बोला था ना कि ए और बी को प्राइम नंबर है, ए और बी किसी और के टेबल में नहीं आ रहा। और फिर आप ही बोल रहे हो कि भैया ए जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है। आप ही बोल रहे हो कि बी जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है। अभी बोल रहे थे नहीं आएगा, अभी बोल रहे थे आएगा। तो भैया जो बात आपने मानी थी वो गलत हो नहीं गई? आप बोल रहे थे नहीं आएगा लेकिन आपने प्रूफ कर दिया कि वो टेबल में आ रहा है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि कि बाय इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, भाई ये बात तो क्लियर हो गई। अरे क्या क्लियर हो गई? ये बात तो क्लियर हो गई भाई कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, ए एंड बी हैव
कॉमन फैक्टर, अरे क्या है इन दोनों में कॉमन फैक्टर, तो आप बोलोगे ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या है, 5, एज 5, 5 क्या है इन दोनों में, कॉमन फैक्टर है। भाई 5 अगर कॉमन फैक्टर है तो आप क्या लिखोगे, 5 अगर कॉमन फैक्टर है तो लिखोगे कि दिस दिस क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कर रहा है भैया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्या फैक्ट है, दैट ए एंड बी, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। तो आप यहां पे अब लास्ट लाइन जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान रखना, आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कब हुआ है भैया, ये कॉन्ट्राडिक्शन तभी अराइज हुआ है, क्यों अराइज हुआ है भैया, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत मानने के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है, तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, क्या रॉन्ग एजम्पशन था भाई, दैट बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन या रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, यही तो हमारा एजम्पशन था जो कि गलत है, तो क्या लिखोगे, सो वी कंक्लूड दैट, हमें ऐसा मान सकते हैं, हमें ये ऐसा कंक्लूड करा, हमें पता चला, रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, अरे क्या नंबर है, इरेशनल, भाई जो हमने माना था वो रेशनल अगर नहीं है तो इरेशनल है। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि अगर रूट 5 की जगह पे यहाँ पे रूट अंडर 3 होता, तो यहाँ पे रूट 5 की जगह पे रूट 3 आ जाता, यहाँ रूट 5 की जगह पे रूट 3 आता, यहाँ 5 की जगह पे 3 आता, यहाँ 3 का स्क्वायर जो होता वो 5 की जगह पे, 5 की जगह पे तो यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे भी 5 की जगह पे 3 जाता, यहाँ भी 5 की जगह पे 3 होता, यहाँ भी 5 की जगह पे 3, यहाँ भी 5 की जगह पे 3 होता, यहाँ भी 5 की जगह पे 3 होता, लेकिन यहाँ पे 25 की जगह पे 9 होता, और 5 की जगह पे कितना होता भैया, 3, 3 से ये 9 कट जाता और 3 आता, यहाँ भी 5 की जगह पे कितना होता, 3, यहाँ भी 5 की जगह पे 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 3 होता, यहाँ भी 5 की जगह पे रूट 5 की जगह पे रूट 3 होता, और रूट 5 की जगह पे रूट, भाई मेरे समझ में आया, प्रोसेस सेम है। अब आपको अगर ये भी याद नहीं हो रहा है तो भैया क्या बोलूं मैं, याद कर लो यार, है ना, 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर में आएंगे, 3 नंबर सिक्योर करना है तो क्या जा रहा है, याद कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, बस प्रूफ ही तो करना था कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और कुछ नहीं था इसमें। चलिए अब फटाफट से आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि हमने 20-22 मिनट तो ले लिया इसमें। उन्होंने बोला कि इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13n-16, उन्होंने बोला कि 144 एक नंबर है ब्रो, और एक नंबर है 180, इसका जो एचसीएफ है ना, इसका जो क्या है, एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है उसको लिखा गया है, किस फॉर्म में लिखा गया है, 13m-116, सॉरी, इसका जो एचसीएफ है, एक मिनट मैंने गलत बोल दिया, 13m-16 है, मैंने 160 बोल दिया, सॉरी इसके लिए, 13m-60 है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर मैं छोड़ दूं, ये सब ना दूं, ये वो ये सब ना लिखूं, मैं सीधा बोल दूं कि भैया मेरे को 144 और 180 का एलसीएम एचसीएफ निकाल के बताओ, आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे भैया 144 जो होता है ना वो 12x12 होता है 12x12, ठीक है जी। अच्छा 180 जो होता है वो 12x15 होता है, 12 इंटू कितना होता है, 15, दोनों में कॉमन 12 है तो 12 एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन इस 12, अच्छा 12 तो एचसीएफ हो गया, ठीक है, समझना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करता हूं, मैंने इसको 12 को 12 ही रहने दिया, इस वाले 12 को मैंने 3x4 लिख दिया, क्यों लिखा 3x4, क्योंकि नीचे 15 भी 3 के टेबल में आ रहा है, इसको भी 12 लिख दिया, भाई 15 को 3x5 लिख सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 3, दोनों में क्या कॉमन है, 12, तो भैया एचसीएफ कितना आ गया, तो आप बोलोगे भैया एचसीएफ आ गया 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई मेरे ये जो 36 आप बता रहे हो, ये तो आप बता रहे हो ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 13m-16,
इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो एचसीएफ दे रखा है और आप जो एचसीएफ निकाल रहे हो, अगर क्वेश्चन सेम ही है तो दोनों का एचसीएफ बराबर आना चाहिए। बस खत्म बात है यहाँ पे। 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 16। 13m इज इक्वल टू 52। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 4 और यही आपका आंसर। कैसे निकला 4? ये 13 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। समझ में आया? वो बोल रहा था एचसीएफ ये होगा, मैं बोल रहा हूँ ये होगा। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। अगर नंबर सेम है तो दोनों का एचसीएफ जो होगा वो बराबर है। ठीक है, फटाफट से गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन करो। तो आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके पढ़ो। तो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन आसान है, क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है। पढ़ो एक बार जल्दी से, फटाफट से जल्दी पढ़ो जल्दी। हम्म, हम्म, पेपर कितने दिन बचे हैं भाई? पेपर में बहुत कम दिन रह गए, तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ये तो काम कैसे चलेगा? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, पैक भी। मन भी कर रहा है खाने का, कहाँ से आएगा बताओ? आएगा, अब बताओ। चलो क्वेश्चन पढ़ो। अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्ला। ही पैक देम इन कॉम्बिनेशन। ही पैक देम इन कॉम्बिनेशन, वो उसको क्या करता है? कॉम्बिनेशन में पैक करता है। कॉम्बिनेशन में किस तरीके से पैक करता है भैया? इच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीस। मतलब जितने भी कंटेनर हैं उसमें या तो गुलाब जामुन होगा या रसगुल्ला होगा, लेकिन दोनों के नंबर बराबर होंगे। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स। भाई साहब कितने नंबर ऑफ पीस उस वो अगर एक बॉक्स में रखे कि कम से कम बॉक्स बनाया जा सके। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, कम से कम। क्या वर्ड यूज किया गया है? कम से कम। भाई कम से कम का जब भी देना सेंस, जब भी कम से कम का मतलब बोले, मतलब लिस्ट नंबर आपसे पूछे, क्या पूछे? लिस्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है भाई? नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना है? आप बताओ, नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना है? 396। भाई नंबर ऑफ रसोगुल्ला कितना है? रसगुल्ला कितना है? 342। मुझे एक बात बताओ, उन्होंने पूछा लिस्ट नंबर, कहाँ गया? द नंबर ऑफ पीसेस पिक्स इन बॉक्स, द नंबर ऑफ बॉक्स आर लिस्ट। बॉक्स जो हो वो कम से कम हो। कितना रसगुल्ला रखे और कितना गुलाब जामुन रखे, जब भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा, जब भी ये मिनिमम नंबर पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन में आप सोचो ना, ये कंटेनर है आपके पास, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपको गुलाब जामुन रखना है, तो आपको उतना ही गुलाब जामुन रखना है जितना क्या आ जाए बेटा? रसगुल्ला आ जाए। मतलब रसगुल्ला और गुलाब जामुन की संख्या बराबर होनी चाहिए। और जब भी ऐसे क्वेश्चन दे और आपसे लिस्ट नंबर पूछे, मेरे भाई एचसीएफ निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ आप 396 और 342 का एलसीएम एचसीएफ निकाल के देखो। अगर आपको नहीं आ रहा निकालने तो भैया बहुत आसान होता है, 342 से 396 को डिवाइड कर दो। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। 342 वन जा 342 होगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये कट गया। अब 54 से 342 को डिवाइड करो। अब 54 से जब 342 को डिवाइड करोगे तो 54 6 जा कितना होता है? 6 चौका 24, कैरी गया 2, 6 पचे 30 और 2 32, तो 6 जा कटा। नीचे कितना आ गया बेटा? 18। कितना आ गया? 18। अब 18 से फिर 54 को डिवाइड करो। 18 3 जा मेरे भाई 54, खत्म। खत्म। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? तो आप बोलोगे भैया इसका एचसीएफ आ गया 18। कितना आ गया? 18। कितना आ गया भाई? 18। एचसीएफ कितना आ गया? 18। कितना आ गया भाई? एचसीएफ 18। अगर एचसीएफ 18 आ गया तो आप लिखोगे नंबर ऑफ पीस। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया नंबर ऑफ पीस, तो आप लिखोगे कि देयरफॉर द नंबर ऑफ पीस,
क्या लिखोगे? देयर फोर, बेटा ये लिखने का ही तो मार्क्स मिलता है पेपर में। देयर फोर नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीसेज इज इक्वल टू 18। कितने पीसेज होंगे? 18। क्यों होंगे? क्यों होंगे? तो लिखोगे सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्स विल बी लिस्ट। नंबर ऑफ बॉक्स क्या है? नंबर ऑफ बॉक्स का मतलब आपका बॉक्स कम लगे और मिठाई और गुलाब जामुन दोनों पैक हो जाए, तो उसके लिए 18 गुलाब जामुन आपको पैक करने हैं और 18 आपको रसगुल्ला पैक करने हैं। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ब्रो? प्रूव दैट 7 प्लस 2 रूट 2 7 प्लस 3 रूट 2। भाई 7 प्लस 3 रूट 2 का मतलब क्या कहना चाहता है वो? जैसे आपने अभी देखा था ना कि √5 बीजा हमने प्रूफ किया था, वो और इसमें बेटा बहुत अंतर है ना? वो और इसमें बहुत अंतर है। आपको तो याद ही होगा, नहीं याद है तो फिर मैं याद करवा दूंगा कैसे होता है सॉल्व। देखो, देखो बस, 7 √3 इज अ इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। अगर आपको ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, अगर आपको ये एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था, आपको बेटा ना चाहते हुए भी ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वो एक रेशनल नंबर है। ये नहीं चाहते हुए भी आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वो एक क्या है? रेशनल नंबर है। और जैसे ही आपने उसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, 7 प्लस 3 √2 जो है वो इक्वल हो जाएगा P अपॉन में Q के। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसके बराबर हो जाएगा P अपॉन में Q के। वहां पे आप को प्राइम लिखते थे ना, यहाँ पे आपको को प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख दो P एंड Q इज अ इंटीजर। वो एक इंटीजर है, प्लस है माइनस है बात देखेंगे, अभी वो एक इंटीजर है। ठीक है? अगर वो एक इंटीजर है जहां पे वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, करना क्या होता है इस क्वेश्चन में? करना क्या होता है? जो रूट वाले बेटा नंबर दिख रहे हैं ना आपको, जो रूट वाले नंबर है उसको एक तरफ ले जाते हैं, बाकी को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो मैंने इधर लिखा 3 √2 इज इक्वल टू P अपॉन में Q, +7 उधर गया तो कितना हो गया? -7। +7 उधर गया तो कितना हो गया? -7। बताओ ठीक है भाई? अरे +7 उधर गया तो कितना हो गया? -7। मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये 3 √2 इज इक्वल टू लिखूं और इसको सॉल्व करूं, तो Q P-7 क्यों होगा? बिल्कुल सही बात है, P-7 क्यों होगा? मैंने आपको क्या बोला था कि रूट वाले को एक तरफ रख दो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ, रूट वाले को एक तरफ रखो। अब रूट वाले को एक तरफ रखने का मतलब है मेरे भाई कि √2 को आपको एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी साइड भेजना है। बाकी बच क्या गया उसके साथ? प्लस वाले को आपने भेज ही दिया है, तो बाकी लास्ट में मल्टीप्लाई वाला ही तो बच गया। तो मेरे भाई आप तो ये बात जानते ही हो, आपको तो महारत हासिल है कि मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, लेकिन इस बात में तो महारत हासिल है कि आप बता देते हो कि हाँ इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा। अब मुझे आप एक बताओ, ये तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे ये इरेशनल, सॉरी 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 सॉरी, ये रेशनल है। क्या बोलोगे? ये रेशनल है, लेकिन √2 का तो वैल्यू नहीं निकलता, तो ये तो इरेशनल है। अरे है इरेशनल नंबर, वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ये अपॉन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होते हैं? क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होते हैं? नहीं होते। आपने बोला था ये रेशनल है, फिर आप ही बोल रहे हो कि इरेशनल के बराबर रेशनल नहीं होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारा रॉन्ग जो एजम्पशन था, हमारा जो इनकरेक्ट एजम्पशन था, उसकी वजह से ये जो हमने एज्यूम करा था वो गलत हुआ है। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या था रॉन्ग एजम्पशन बेटा? रॉन्ग एजम्पशन था आपका दैट 7 + 3 √2 इज अ
रेशनल नंबर। 7 + 3 इज अ रेशनल नंबर, बट ये तो एजम्पशन हुआ नहीं पूरा, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर क्लियर है, क्लियर है। जल्दी बताओ कि अगर वो रेशनल नहीं है तो मेरे भाई इरेशनल नंबर। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन को करो फटाफट, अगर कर सकते हो तो, और आंसर बताओ मुझे कितना होगा। मुझे सबसे आंसर चाहिए, जो लोग भी अभी देख रहे हैं वीडियो को, भाई आंसर बताओ इसका कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ और फिर आंसर बताओ जल्दी। मैं पढ़ूं, क्वेश्चन पढ़ूं तो बताओ। मिस्टर पाटिल, मिस्टर पाटिल, कभी कभी प्रोफेसर लिख के दे देता है, कभी पाटिल दे देगा, कभी पेरिस दे देगा, अरे अलग अलग नाम में पूछ ले, डेटा सेम रहेगा, ध्यान रखना है डेटा सेम रहेगा। तो मिस्टर पाटिल हैज 3 क्लासेज, मिस्टर पाटिल के पास 3 क्लास है। भाई पहले क्लास में 28 बच्चे हैं, 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। भाई फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, 28, सेकंड क्लास में कितने हैं, 42, थर्ड क्लास में कितने हैं, 56, थर्ड क्लास में कितने हैं, 56। ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मिस्टर पाटिल कैन पुट इन अ ग्रुप। अच्छा, एक ग्रुप में अगर आप किसी बच्चे को बैठाओगे तो मेरे भाई, अगर आपके पास टोटल क्लास में ही 28 बच्चे हैं तो उसी 28 बच्चे को आप कहीं ना कहीं पे बैठाओगे। सोचो कि अगर आपके घर में 2 रोटी है तो आप 4 रोटी कैसे खा लोगे। अगर अब आधा आधा ही मत जवाब देना कि आधा आधा कर देंगे रोटी, ठीक है, फालतू के लॉजिक नहीं। अगर अगर आपके घर में 2 रोटी है तो आप 4 रोटी नहीं खा सकते। ठीक उसी तरीके से अगर क्लास में 28 ही बच्चे हैं तो हमें उसी 28 को बैठाना है ना, तो जब भी कोई नंबर आएगा वो 28 से कम आएगा। अब 28 से कम कितने नंबर होंगे, तो भैया वो जो नंबर है वो 28 को डिवाइड भी तो करना चाहिए। तो हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे इन तीनों का, एचसीएफ। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, 28, 42, 56। इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 7 × 4 = 28, 17 3 जा 17, तो 28, 28 42 है ना, यही है ना, 28 42, 17 से होगा नहीं, 14 से हो सकता है, 14 × 2 = 28, 14 3 = 42, 14 4 = 56, हाँ ठीक है। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 14। तो आप लिखोगे, लास्ट वाली लाइन लिख लो ना यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मिस्टर पाटिल कैन पुट इन each ग्रुप इज कितना है भाई, 14। कितना है, 14, 14 रुपए, सॉरी 14 बच्चे, 14 रुपए बोल रहा हूँ, 14 बच्चे। कितने बच्चे, 14 बच्चे। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, सारे मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा, हर एक करवा दूंगा, कोई नहीं छूटेगा आपका। देखो, हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। पहले ये बताओ कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो मेरे भाई, कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो अपने अलावा भी दूसरे के टेबल में आ जाता है, जो नहीं आता हो प्राइम, जो आ जाता है वो कंपोजिट। अच्छा, ये क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए देखा है, मैं देखता हूँ बच्चों को, बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके करते हैं। मुझे बच्चों से एक सिंपल सा बात जानना है कि क्या बिना मल्टीप्लाई के नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे हो सकता है यार, जो सर के पास पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं स्कूल में, मैम ने बताया तो था, सर ने बताया तो था, लेकिन दिमाग से निकल गया। कोई नहीं, मैं हूं ना रिवाइज करवाने के लिए, कर लो रिवाइज भाई मेरे। सॉरी भाई मेरे, ये पूरा नंबर बोल रहा है कंपोजिट प्रूफ करने के लिए। क्या नंबर है, 7 × 9 × 13 × 15 +15 × 14, ये नंबर है। अच्छा, इन कोई नंबर ऐसा बेटा जो इन दोनों में कॉमन हो, हमेशा ढूंढो, हमेशा कॉमन ढूंढा करो। कौन कॉमन है, 15। यहाँ भी क्या कॉमन है, 15, भैया 15 को कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा ये, 9 से 1 जा, मुझे नहीं पता 9 से 1 जा कितना होता है, +15 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा बेटा, 14। कितना बचेगा, 14।
कितना बचेगा 14। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि अगर ये 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 15 है, इसका मतलब 15 के तो टेबल में वो आएगा। अगर वो 15 के टेबल में आ रहा है मेरे भाई, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर ही है। अगर वो 15 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर ही है। अगर वो 15 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर ही है। वो क्या है? वो कंपोजिट नंबर है। वो क्या है? वो कंपोजिट नंबर है। वो कंपोजिट नंबर है। वो कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, चलो। अब क्या लिखोगे? लिखोगे क्लियरली, क्लियरली द नंबर हैव फैक्टर, नंबर हैव कॉमन फैक्टर, नंबर हैव बेटा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना? तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया बेटा? 15। अगर कॉमन फैक्टर 15 हो गया, अगर कॉमन फैक्टर 15 ही है, तो जो आपने बोला था वो गलत है भाई। नहीं, इसने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सो 7 × 9 × 13 × 15 + 15 × 14, ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। क्या होगा बेटा? कंपोजिट नंबर। तो ये तो ठीक है, बट ध्यान रखना, ठीक है, कि कंपोजिट नंबर ऐसे क्वेश्चन पेपर है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो है 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। भाई 2520 का ये अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इनके हिसाब से 2520 इज इक्वल टू कितना है? 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर ए इंटू बी इंटू 7। 2520 का ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है कि दो तीन बार आया है। तीन कितनी बार आया पता नहीं, बट बी जो है वो एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है। तो एक काम करते हैं ना बेटा, हम 2520 का, इसको डायरेक्ट वैसे ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है, बट फिर भी पूरा सीखो। 2520 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0 का 0। अब अगर इसको भी मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 630 आ गया। अगर मैं 2 से और डिवाइड करूं तो 3015, सॉरी 315 आ जाएगा। 315। भाई 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15। भाई 3 से करोगे तो 35 आएगा। फिर 3 से करोगे, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है नंबर बेटा? आपके अकॉर्डिंग दो जो है वो 1 2 3 3 बार आया है। दो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। हम्म? कितना? 3 कितनी बार आया है भाई? 3 कितनी बार आया है? काउंट करो, 3 बार। 3 कितनी बार आया है? 3 बार। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ए का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। ए का वैल्यू कितना हो गया? 3। अच्छा, बी कहाँ है? तो भैया ना इसमें बी है ना इसमें 7 है। ना इसमें बी है ना इसमें 7 है, तो फिर कैसे होगा ये क्वेश्चन? बोला प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आपको ए प्लस बी। आपको क्या करना है? आपको ए प्लस बी की वैल्यू बताना है। 5 से डिवाइड करते 7 आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 3 3 बार आ गया, 2 3 बार आ गया, 3 जो है वो 2 ही बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा बेटा? 2 बार। एक बार 5 आ गया और एक बार 7 आ गया। कंपेयर करो, 7 के सामने 7 है तो बी के सामने 5 होगा। बी के वैल्यू 5 होगा। ए का लिख दिया आपने, इन दोनों को लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंपेयर करो ना यार, ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 2। आपसे क्या पूछा गया है? ए प्लस 2 बी। ए की वैल्यू 2, 2 × 5 × 10, 2 × 10, और 2 × 10 कितना होता है बेटा? 12। 2 × 10 कितना होता है? 12। तो a प्लस 2b का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 12। बोला था स्मॉलेस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर। अरे स्मॉलेस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर कितना होता है? 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 10। भाई स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कितना होता है? 10। तो 10 के बाद ही बाकी स्टार्ट होते हैं।
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो दूसरे के टेबल में आए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो दूसरे के टेबल में आए, तो क्या नंबर होता है वो जो दूसरे के टेबल में है भाई? 4। अगर 2 डिजिट का पूछता तो फिर 10 पे जाते, बट वो क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम क्या करेंगे? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का सबसे जो छोटा नंबर होता है वो आपका 4 होता है। तो कायदे से मेरे से 10 और 4 का एलसीएम पूछ रहा है, इसका मतलब जो नंबर होगा वो 10 के भी टेबल में आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा। 10 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है। बताओ बताओ बताओ। 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई? जो दोनों के टेबल में है, तो 12 तो 10 के टेबल में नहीं आएगा, 4 10 के टेबल में नहीं आएगा, तो पहले और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब देखो, आपने बोला कि एलसीएम निकालना है ना, तो कॉमन भी तो निकालोगे। तो 10 और जो 4 है, 10 और 4 है, तो कोई ऐसा नंबर लेना है जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी हो जाए। तो वो नंबर आपका 20 है, जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। कौन-कौन से 2 नंबर हैं आपके? एक 10 है और एक 4 है। अब देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। कर लो बात। किसी भी नंबर का जो एलसीएम है, दो नंबर का जो एलसीएम है, वो उसके एचसीएफ का 14 टाइम्स है। नंबर का जो एलसीएम है, नंबर का जो एलसीएम है, वो उसके एचसीएफ का 11 टाइम है। ठीक है, एचसीएफ का कितना है? 11 टाइम है। उसने क्या बोला भाई? उसने क्या बोला? उसने बोला कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। अगर उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बेटा 600 है, मतलब कहने का मतलब क्या है? एलसीएम को एल मान लेते हैं, एचसीएफ को एच मान लेते हैं, तो एल प्लस एच बेटा 600 दे रखा है। कितना दे रखा है? एल प्लस एच 600। अगर एल प्लस एच अगर 600 है और मैं किसी की भी वैल्यू उठा के कहीं पे पुट कर दूं, अगर मैं किसी की भी वैल्यू उठा के कहीं पे पुट कर दूं, तो आंसर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए। तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। एलसीएम जो है एचसीएफ का बेटा 14 टाइम है, गलत लिखा था मैंने, 11 टाइम नहीं है, 14 टाइम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहां से एक काम करते हैं, एलसीएम की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अगर आप यहां से, आपको निकालना क्या? अदर नंबर निकालना है ना, आपको तो अदर नंबर निकालना है। तो भाई अदर नंबर कैसे निकलेगा? जब एलसीएम एचसीएफ हमें दोनों पता होगा, तो हमने यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम होगा 600 माइनस एच। कितना होगा? 600 माइनस एच इज इक्वल टू कितना होता है भाई? इज इक्वल टू 280। इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? अब आप समझो ना यहाँ पे, ये एच सी एफ, जो एच सी एफ है, एच सी एफ, अगर एच सी एफ में हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 एच आ जाएगा। जल्दी बताओ। मैंने आपसे पूछा कि 600 इज इक्वल टू 15 एच, माइनस एच उधर जाएगा तो प्लस एच होगा। तो भैया 6, सॉरी 14 है ना, 14 14, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो 14 है, तो 14 प्लस 4 के एच कितना हो जाएगा? 15। तो 15 एच, सॉरी सॉरी, 15 एच इज इक्वल टू 600 है मेरे भाई। तो एच का जो वैल्यू आएगा वो 40 आएगा। एच का वैल्यू कितना आ गया? 40। अगर एच 40 है बेटा, एल जो है वो 600 माइनस एच होगा। एल जो है वो 600 माइनस 40, 560 होगा। कितना होगा? 560। कितना होगा? 560। एच सी एफ 40, एलसीएम 560। उसने बोला अदर नंबर निकालने के लिए। बेटा अदर नंबर का आप फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। भाई एच सी एफ कितना है? 40। एलसीएम कितना है? 560। अपॉन में फर्स्ट नंबर कितना है बेटा? 40। एलसीएम एलसीएम गलत लिख दिया ना मैंने। गलत बेटा यहाँ पे हुआ है कि उन्होंने बोला ना फर्स्ट नंबर, एलसीएम इंटू एच सी एफ इंटू फर्स्ट नंबर। भाई एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। हम क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना था ना।
तो हमारा फर्स्ट नंबर है कौन? जरा ध्यान से अगर गौर फरमाएंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर है कौन? अरे फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? 280। कितना है? 280। 280 से कटा दो, 42 जा अदर नंबर कितना हो गया बेटा? 80। 42 जा कितना हो गया? 80। 42 जा कितना हो गया? 80। तो अदर नंबर कितना हो गया? 80। क्लियर है? 65 और 117 को एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके एचसीएफ को इतना, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टूटा हुआ है भाई। कुछ ना कुछ जो है वो इस क्वेश्चन में ऐसा है जो नहीं दिया गया है। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 और 117 का। भाई 65 और 117 का आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है, तो आप इसका एचसीएफ निकाल दो। तो आपने देखा कि कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों है, तो आपको मिल गया 13। तो आपके अकॉर्डिंग इसका एचसीएफ कितना है? 13। ध्यान से सुनना, एचसीएफ कितना है? 13। अगर मैं यहां से एलसीएम निकालूं, एचसीएफ दे रखा है ना, तो एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। भाई एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आपका 13 आ गया। उसने आपसे एन की वैल्यू पूछी है, कौन सा एन बताता हूं। आप बोल रहे हो एचसीएफ 13 आ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहे कि नहीं, एचसीएफ जो है वो 65m-117 आया है, जो कि 13 के बराबर है। तो 65m जब हमने देखा तो -117 हो जाएगा, तो +117 हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो भैया m का जो वैल्यू होगा वो 130 अपॉन में कितना हो जाएगा? 65। 65 टू जा होता है। n का वैल्यू एन एम जो भी समझना है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा ब्रो? 2। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2। क्लियर है? अरे देखो ना, उन्होंने बोला इसका एचसीएफ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग एचसीएफ ये है और आपके अकॉर्डिंग एचसीएफ ये है। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। कर दिया बराबर पुट, और वहां से हमने एम की वैल्यू निकाल ली। उन्होंने बोला पी को हम ए बी स्क्वायर रखते थे, और क्यू को हम ए क्यू बी। तो एक नंबर है पी, जो कि ए बी स्क्वायर दे रखा है, और क्यू जो दे रखा है ए क्यू बी दे रखा है। आपसे एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम होता है जो बड़ा वाला जो नंबर होता है। तो बड़ा वाला पावर वाले को हम क्या बोलते हैं भाई? अरे बड़े पावर वाले को क्या बोलते हैं? बड़े पावर वाले को ही तो बोलते हैं हम एलसीएम। अरे बड़े पावर वाले को ही तो एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे ए कितनी बार है? एक बार। यहाँ पे कितनी बार है? ए 3 बार। इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा ए क्यू। बी कहाँ पे ज्यादा है? पी के पास, और वो कितना है? वो कितना है? बी स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका एलसीएम? ए क्यू बी स्क्वायर। कितना हो गया एलसीएम बेटा? ए क्यू बी स्क्वायर। क्लियर है? उन्होंने बोला इसका एचसीएफ निकालने के लिए के है, 2k है, 3k है, 4k है, और 5k है। बोल रहा है इसका एचसीएफ निकालना। अच्छा एक बात बताओ, के जो है वो अकेला k × 1 लिख सकते हैं उसको? ठीक है। तो 2k है, तो 2 जो है वो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? k। 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 तो मेरे भाई अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए दे रहा है, तो जो सब में है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। 3? अरे नहीं नहीं, सब में क्या कॉमन है? के है ना। एचसीएफ कितना आ गया? के। कितना आ गया बेटा? के। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ आ गया के। क्लियर। बोल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, इन तीनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। भाई इन तीनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, तीनों का। एक 378, एक 180, और एक 420, मतलब 420। ठीक है। अब अब देखो, जब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से बोल रहे हैं, तो आपको 378 को डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे याद है बेटा, क्योंकि ये 2 × 27 × 7 होगा।
कितना हो जाएगा 378, 2 इंटू 27, 3 का पावर क्यूब। अब देखो ये इसका निकल गया, अब 180 का कर लो। तो भैया 180 का करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 × 100। अब थर्ड कितना है 420, 420 कितना होता है 420 कितना होता है बेटा, 2 गुना 2 इंटू 3 गुना 5 गुना 7। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो भैया एचसीएफ के लिए जो सबसे जो छोटा वाला है ना नंबर, वो ले लो एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ एक में दो एक बार है, एक में दो दो बार है। तो दो एक बार वाला कॉमन होगा या दो दो बार वाला कॉमन होगा। तो एचसीएफ में बेटा छोटा पावर वाला लेते हैं। तो एक 2 का पावर 1 हो गया, और दूसरा कितना हो गया 3 का पावर 1। तो कितना हो गया 2 × 3 कितना आ गया 6। कितना आ गया बेटा 6। कितना आ गया 6। उन्होंने बोला कि क्या एलसीएम और एचसीएफ जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू थ्री गिवन नंबर के। क्या तीन गिवन नंबर पे ये वाला रूल अप्लाई होता है। तो बोल देना भैया ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला जो रूल है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो एचसीएफ इंटू जो एलसीएम है, जो एचसीएफ इंटू जो एलसीएम है, जो एचसीएफ इंटू जो एलसीएम है वो क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है कि नहीं, यही तो प्रूफ करना है। तो यही तो प्रूफ करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मैंने पूछा एचसीएफ कितना आया, आपने पूछा 6। मैंने पूछा एलसीएम कितना आएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा 6। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इन सबको छोड़ के बाकी को कर लो ना एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा कितना 6 एलसीएम आएगा इसका जो तीनों के टेबल में आया ना 3780 आएगा। फर्स्ट नंबर कितना है भैया, अरे फर्स्ट नंबर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो आपको कहना चाह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। तो फर्स्ट कितना है 378, भाई सेकंड कितना है 180, और ये कितना है 420। साफ साफ दिख रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 ही डिजिट का है, 5 बन सकता है बट वो जो है वो ज्यादा बन जाएगा। मल्टीप्लाई करो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये जो लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेके जो यहाँ तक लिखा हुआ है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन थ्री नंबर, ये रूल होता ही नहीं। जब भी ये एचसीएफ और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वाला रूल है वो 2 नंबर पे अप्लाई होता है, 3 नंबर पे नहीं होता। क्लियर है, चलो। ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है, एलसीएम भी दे ही रखा है, आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, बात बताओ 3 का पावर 2 है, तो अगर 3 का पावर 2 है, मेरे से समझो ये बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, 2q × 3 है भाई, बी इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 है, और सी इज इक्वल टू 3 का पावर n × 5 है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है ना। आप मुझे बताओ, यहाँ पे 3 का पावर n है, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 का पावर क्यूब है, और उन्होंने जो एलसीएम दे रखा है ना, एलसीएम उसमें 2 का पावर क्यूब का जिक्र किया गया है, 3 का पावर स्क्वायर का जिक्र किया गया है, और 5 का जिक्र किया। ठीक है, क्या किया गया है, इतना काम किया गया है कि आपके एलसीएम में इतना काम किया गया। आपसे एन की वैल्यू पूछ रहे हैं, आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, आपसे अगर एन की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, थोड़ा सा बताओ कैसे, किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बस आपको मैं सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ कि आप सोच के बता दो। देखो 1 घंटा होने को है ना, बता दो जल्दी बता दो, सोच के कि कितना होगा, बोलिए। अब इसका एलसीएम आया 2 का पावर क्यूब। 2 का पावर क्यूब तो समझ में आता है, जो बड़ा पावर होता है उसी को एचसीएफ बोलते हैं, बड़े पावर वाले को एचसीएफ बोलते हैं। लेकिन बेटा 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 3 जो है वो ऊपर एक बार आ रहा है, नीचे एक बार आ रहा है, और सबसे नीचे एक बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एन की जगह पे 2 होना चाहिए।
तो मैं ये बोल रहा था कि इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम तो ग्रेटेस्ट पावर को बोलते हैं। आपने वो उसका इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, या यहाँ कहीं ना कहीं स्क्वायर होना चाहिए था 3 का पावर। 3 का पावर स्क्वायर यही आपसे पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा ब्रो 2। हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट नंबर लिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 3 का पावर बोल रहे हो कि 3 का पावर हम स्क्वायर ले रहे हैं एलसीएम में। तो अगर मेरे भाई तुम 3 का पावर स्क्वायर ले रहे हो तो नंबर में भी तो 3 का पावर स्क्वायर कहीं आना चाहिए था ना, तो वो यहीं पे आएगा, क्योंकि पहले वाले पे तो 3 अकेले था, दूसरे वाले में 3 अकेले था, तो वो तीसरा ही नंबर होगा जिसमें क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अरे क्या था क्वेश्चन, क्या बन जाएगा, वो एन की वैल्यू निकल जाएगी 2। ठीक है जी, ठीक है। देखो 2024 का क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाई विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू गेट अ रेशनल नंबर। भाई 20 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो नंबर आए वो रेशनल नंबर हो। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन से कर सकते हैं, 20 में 20 से करोगे जी बिल्कुल मिल जाएगा, 20 में 2 से करोगे रूट 40 आएगा, नहीं मिल पाएगा रूट का आंसर, 20 में 5 से करोगे, 20 में 5 से करोगे अब देखो रूट 20 हो सकता है था, लेकिन रूट 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अरे क्यों नहीं होगा, 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 को जब आप रूट 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 रूट 20 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाई विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेस अ रेशनल नंबर। तो रूट 20 को मतलब रूट हटाना है, तो अगर रूट हटाना है तो एक और नंबर रूट का लाना पड़ेगा, तो रूट का एक और नंबर लाओगे तो रूट 20 है, रूट का 5 ला दो तो रूट अंडर 100 हो जाएगा, और रूट अंडर 100 की वैल्यू कितनी होती है 10। तो मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5। क्लियर है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है कि एलसीएम जो है वो 14 टाइम है एचसीएफ के, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है वो 600 दे रखा है, यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकालो तो 600 माइनस एचसीएफ हो जाएगा, और यहाँ पे पुट कर दो लाके, करो पुट, तो एल इज इक्वल टू पुट करोगे तो 600 माइनस एच इज इक्वल टू 14 एच, तो मेरे भाई 15 एच इज इक्वल टू 600 आएगा, एच इज इक्वल टू 40 आएगा, तो एल इज इक्वल टू जो है वो 560 आ जाएगा, 400 लिख दिया ना, 40 आएगा, तो कितना हो गया एल का वैल्यू 560, एल का वैल्यू कितना हो गया 560, एच का वैल्यू कितना हो गया 40। एक नंबर 280 दे रखा है, सेकंड नंबर निकाल दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, सेकंड नंबर कितना आया था भाई, आया था ये रहा ना, नहीं आ गया क्वेश्चन, ये रहा 80, कितना आया था 80, ना ही इसका आंसर आएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो तो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, 1 घंटा हो चुका है हमें क्वेश्चन करते करते, आज पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे, 15-20 मिनट और मुझे टाइम दे दो, ज़्यादा बचे नहीं है क्वेश्चन, 15-20 मिनट का और टाइम दे दो, सारा कंप्लीट कर लेंगे। उन्होंने बोला ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं 3 लोग जाते हैं, और तीनों लोग साथ में जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, एक 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, एक का स्टेप 40 सेंटीमीटर का है, एक का स्टेप 42 का है, एक का स्टेप 45 का है, 40, 42, 45। भाई 3 लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, एक जो है जब वो एक स्टेप ले रहा है तो 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक इंसान 42 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, एक इंसान 45 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक, कम से कम, कम से कम ध्यान सुनना, कम से कम कितना डिस्टेंस वो लोग कम से कम कवर करे कि वो बराबर कंप्लीट स्टेप कर सके, मतलब सबका जो स्टेप हो बराबर हो, सबका स्टेप क्या हो बराबर हो। बेटा जब भी मिनिमम बात करें ना, अरे मतलब ये 3 लोग हैं, 3 लोग चल रहे हैं, एक जो है वो 40 सेंटीमीटर का कदम ले रहा है, एक कदम 40 का ले रहा है, एक 42 का ले रहा है, और एक 45 का ले रहा है, चलना सबको बराबर ही डिस्टेंस है। तो बेटा बराबर का मतलब ये है कि एक कदम तो चलेगा नहीं ना, ज्यादा चलेगा भाई, 40 से आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, 40 मतलब 40 स्टेप्स नहीं, एक कदम 40 सेंटीमीटर का है, तो दो लेगा तो 80 सेंटीमीटर चल लेगा, तीन में 120 चल लेगा, तो जो भी नंबर आएगा वो 40 से बड़ा आएगा, 42 से बड़ा आएगा, 45 से बड़ा आएगा, मतलब कोई ऐसा नंबर लेना है जो 40 के भी टेबल में आ जाए, 42 के भी टेबल में आ जाए, और 45 के भी टेबल में आ जाए, तो वो नंबर क्या बनेगा आपका,
तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे भाई, जब भी मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए मेरे भाई मैं एलसीएम निकालते हैं, मिनिमम के लिए एलसीएम, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ, मिनिमम के लिए एलसीएम, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ, मिनिमम के लिए एलसीएम। इसका मतलब बोला जा रहा है ये 40 40 40 40 42 और 45 तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो भैया तीनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 40 होता है 2 दूना 4 दूना 8 25 40 42 होता है 2 गुना 3 गुना 7 और 45 होता है 3 गुना 3 गुना 5। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एचसीएफ इसका एलसीएम कितना होगा। तो आपने बोला भैया पहले कॉमन हटाओ, मैंने कॉमन हटा दिया, टू टू, इसमें तो टू है ही नहीं, चलो एक टू कॉमन हो गया दोनों में, इसमें भी थ्री है, इसमें भी थ्री है, कॉमन हो गया, इसमें भी फाइव है, इसमें भी फाइव है, कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, नहीं है। तो भैया पहले एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, टू कॉमन है, फाइव कॉमन है और थ्री कॉमन। इसके अलावा जो बच गया उसको कलर चेंज करके दूसरे पेन से लिख देता हूँ। क्या क्या बच गया भाई, टू टू जा फोर बच गया, सेवन बच गया और थ्री बच गया। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात सुनो भाई, फाइव टू जा कितना होता है, 10, हटा दो इधर, फाइव टू जा कितना होता है, 10, फाइव टू जा कितना होता है बेटा, 10। कुछ और सोचो, तीन तिया नौ, नौ चौका छह, अब इधर मल्टीप्लाई करो, फोर थ्री जा 12, 12 से वन जा 84, 84 थ्री जा भाई 10 इंटू 84 थ्री जा कितना होता है, 84 थ्री जा 252। तो 252 में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2520 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2520 आएगा, 2520 स्टेप्स। कितने आएंगे बेटा, 2520 स्टेप्स होंगे। टोटल कितने होंगे, 2520। तो आप लिखो मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक, मिनिमम डिस्टेंस लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूं मिनिमम डिस्टेंस, जिधर अंडरलाइन कर रहा हूं, इच शुड बी वॉक, वॉक इज 2520 सेंटीमीटर, सो दैट, यहां पे बीच में लिखना है वॉक के बाद, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। चलो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे भाई क्वेश्चन, पढ़ो 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 पढ़ो। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, किसका लेंथ ब्रेथ हाइट पूछ रहा है भाई, अरे किसका लेंथ ब्रेथ हाइट पूछ रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, ऑफ अ रूम 8 मीटर 25, लेंथ कितना है भैया, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्या बदतमीजी है, या तो मीटर में ले जाओ सबको या तो सेंटीमीटर में ले जाओ। ये मीटर सेंटीमीटर में लिखने का क्या फायदा है, तो या तो मीटर में ले जाओ या तो सेंटीमीटर में ले जाओ। मैं सेंटीमीटर में ले जाता हूँ। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 800, और 25 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो मेरे भाई ये 825 सेंटीमीटर हो। ठीक है जी। ब्रेथ कितना है, तो 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 6 मीटर मतलब 600 और 75 तो कितना आ गया भैया, 675 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू कितना है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। भैया 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर और प्लस 50, 450 सेंटीमीटर आ गया। उन्होंने क्या बोला है, लॉन्गेस्ट रॉड, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। एक ऐसा आपको लॉन्गेस्ट रॉड बताना है, एक ऐसा लॉन्गेस्ट रॉड का मेजर बताना है जो तीनों रूम को मेजर कर सके, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मेजर हो जाए उससे। एक ऐसा आपको रॉड, जैसे घर बना लिया आपने और घर में आपको लेंथ को मेजर करना है, तो एक ऐसे रॉड से मेजर करना है जिससे आप लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मेजर कर लो। लेंथ को भी मेजर कर सकते हो, ब्रेथ को भी मेजर कर सकते हो और हाइट को भी मेजर कर सकते हो। लॉन्गेस्ट रॉड बोल रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड बोल रहा है मेरे भाई, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड बोल रहा है। जब भी लॉन्गेस्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें मेरे भाई, क्या निकालना होता है हमें, एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ 825, 675 एंड 450 का एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल लो जल्दी से, अगर आपको आता है तो फटाफट निकाल लो, इसका एचसीएफ कितना आता है, जल्दी से निकाल लो। देखो ना, ऐसे निकालो, 450 है भाई, 450 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो 450 को, 450 ही है ना, सही है ना, 675
450, ठीक है, 450 ही है, 675, 825 और 450। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 450 है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रॉड निकालना है, तो 450 को क्या लिख सकते हैं भाई? 450 से 675 को सीधा डिवाइड कर लो। 450 एकम 450, ये 5 गया, ये 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 आया। 225 से 450 को डिवाइड करो। 225 दूना 550, 450 होता है ना। 225 दूना, दो ना 4 1 5, 225 दूना कितना होता है? 450। हो गया खत्म। कौन सा नंबर इसे कटने पे 225? तो 225 आया। तो 225 इन दोनों का एचसीएफ 225 है। अब इससे बड़ा नंबर कौन है? 825। 225 से 825 को डिवाइड करेंगे, तो 225 तिया, 225 तिया कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, कैरी गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6। भाई 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 6 गया 1 आया। 150 से 225 को डिवाइड करो। 150 एकम 150, कितना आया बेटा? 75। 75 से 150 को डिवाइड करो। 2, 150 कट गया बेटा। इसी को तो यूक्लिड डिवीजन मेथड बोलते हैं। जब तक ना कटे तब तक डिवाइड करते रहो। तो मैक्सिमम कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। बट आपसे क्या पूछा गया है? सही कर रहा हूँ ना मैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मीटर में निकालो, तो मीटर में 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.75 मीटर। ठीक है भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। क्वेश्चन का टर्म पकड़ो, क्वेश्चन का टर्म पकड़ो तभी सॉल्व कर पाओगे। उन्होंने मिनिमम नंबर पूछा है ब्रो। क्या पूछा है? मिनिमम नंबर। क्वेश्चन के टर्म को पकड़ो, मिनिमम नंबर पूछा है, तो मिनिमम नंबर के लिए हम क्या निकालते हैं? अरे मिनिमम के लिए क्या निकालते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ ईच रूम हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। वो बोला है कि एक हिंदी में, हिंदी वाले टोटल 60 बच्चे हैं भाई, इंग्लिश वाले टोटल 84 बच्चे हैं और मैथ वाले 108 बच्चे हैं। आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताना है कि जितने भी रूम है ना, उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट के लिए सीट लगा हो। इसका मतलब जो नंबर होगा वो 60 से, 84 से और 108 से कम होगा, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतना ही आपको सीट लगाना पड़ेगा ना। और कम से कम सीट लगाना पड़ेगा, एक रूम में कम से कम सीट लगाना है, तो आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, मतलब इनका एचसीएफ। मुझे पता है, साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों 12 के टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब जो इनका एचसीएफ होगा वो 12 होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप बराबर बैठाना चाहते हो बच्चों को, तो 60 को 12, 12, 12, 12, 12, 84 के लिए 12, 12, 12, 12, 12, 2 4 1 5 6 7 रूम लेना पड़ेगा आपको। 108 के लिए 2 और रूम आप बढ़ा लो, 2 रूम आपको और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने 2 रूम और एक्स्ट्रा ले लिए। देखो, सभी रूम में 12 12 बच्चे हैं। यहाँ पे कितने बच्चे बैठ गए? 60। यहाँ कितने बच्चे बैठ गए? 84। यहाँ कितने बच्चे बैठ गए? 100। 12 12 सभी में है। तो 12 ही एक ऐसा नंबर था जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता था। 12 ही एक ऐसा नंबर था जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता था। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम लिखे कैसे? अरे लिखे कैसे? आपसे क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम। गलत नहीं करना, ये तो 12 12 हो गया ना भाई। 12 12 जो है, 12 12 बच्चे बैठेंगे। एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे? 12 बच्चे। एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे? 12 बच्चे। तो टोटल आपको कितने रूम लेने पड़ेंगे? आप मुझे बताओ, टोटल कितने रूम लोगे? तो 5 रूम आप यहां ले रहे हो, 7 रूम आप यहां ले रहे हो और 9 रूम आप यहां ले रहे हो। मतलब टोटल आप कितने रूम ले रहे हो? तो टोटल जो रूम ले रहे हो आप, वो 5 प्लस 7 प्लस 12 ले रहे हो। बट ये तो लॉजिकल तरीके से आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन पेपर के तरीके से कैसे सॉल्व करोगे? तो आप लिखोगे, लिखोगे क्या लिखोगे भैया? आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। टोटल नंबर ये आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ऐसा नहीं, वो गलत है, वो एमसी के लिए, क्यू के लिए ठीक है, लेकिन लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे कितने। भाई 60, 84 और 108, टोटल कितने हैं? 252। टोटल कितने हैं? 252। हमें क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है। टोटल कितने बच्चे? 252। टोटल कितने बच्चे? 252। एक रूम में कितने बच्चे बैठने वाले हैं बेटा? 12। 12 को 250 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 21। मतलब टोटल कितने रूम लेने पड़ेंगे आपको बैठाने के लिए? सबको 21 रूम लेने पड़ेंगे, तब जाके आप उन सबको बैठा पाओगे।
ये देखो बोल रहा है कंपोजिट नंबर है, फिर से वही कंपोजिट नंबर का केस आ जाए कॉमन निकाल लो। 3 और 7 कॉमन निकल गया क्योंकि इधर भी 3 और 7 है। तो बेटा 3 और 7 कॉमन निकाल लो, सॉरी 3 इंटू 7 जब कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ आएगा 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1। अब इन दोनों में 3 इंटू 7 तो कॉमन निकल गया ना, 21 कॉमन निकल गया। तो 5 दूना 10 प्लस 1 कितना आ गया भैया 11। सॉल्व करने का मन करे कर देना, बट नहीं भी करोगे तभी भी काम चल जाएगा। आप मुझे बताओ 21 इंटू 11 अगर कोई नंबर है, इसका मतलब मेरे भाई वो 21 के भी टेबल में आएगा और वो 11 के भी टेबल में आएगा। आपने बोला कि अगर वो 21 के भी टेबल में आ रहा है, 11 के भी टेबल में आ रहा है, तो लिखोगे सिंस द नंबर हैव मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन फैक्टर, so that it is कंपोजिट नंबर। अच्छा वन फैक्टर या टू फैक्टर बताओ, थोड़ा सा डाउट है। वन फैक्टर लिखोगे या टू फैक्टर लिखोगे? टू फैक्टर लिख देना, क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है ना, वो या तो अपने टेबल में आता ही है या तो वन के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर के भी दो फैक्टर होते हैं, एक अपना और एक वन का, तो दो से ज्यादा फैक्टर वाले, ठीक है। बोल रहा है एन एक नेचुरल नंबर है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करके देखो, अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन, आपने किया भी होगा ये क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ, आपके सपोर्ट का क्वेश्चन है, सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है ये। लेकिन पेपर के लिहाज से बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आपको ऐसा नंबर बताना है कि मतलब एन की जगह में हम ऐसा क्या पुट करें कि 25 का पावर 2n, अगर एन अगर नेचुरल नंबर है, ध्यान से सुनना, अगर एन नेचुरल नंबर है, अगर एन नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं एन नेचुरल, तो बोल रहे हैं कि एन अगर नेचुरल नंबर है, अगर एन नेचुरल नंबर है, तो आपको कोई ऐसा नंबर बताना है, कोई ऐसा नंबर बताना है आपको जो इनको डिवाइड कर सके, जो इनको क्या कर सके, डिवाइड कर सके, जो इनको क्या कर सके, डिवाइड कर सके। इनकी जगह पे कुछ ऐसा नंबर रखो और ये बताओ कि ये डिवाइड होगा तो किन से डिवाइड होगा। इजी होता है ऐसे क्वेश्चन। देखो उन्होंने क्या बोला है 25 का पावर 2n। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था कि 25 का स्क्वायर और फिर उसका पावर n, बोलोगे जी बिल्कुल। 9 को भी मैं 9 का स्क्वायर और उसका पावर n लिख सकता था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ, मुझे मुझे एक बात जानना है, बस एक छोटा सा बात जानना है कि अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 25 का स्क्वायर 625 आएगा, उसका पावर n हो गया। -9 का स्क्वायर 81 आया, उसका पावर n हो गया। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं अपने मन से n का वैल्यू 1। अगर मैं n का वैल्यू 1 एज्यूम करता हूं बेटा, 625 माइनस 81 आएगा। आंसर कितना आएगा भाई? 625 माइनस 81 कितना होता है? देखो इस क्वेश्चन को करने के एक और तरीके थे। अब इसको मैं माइनस करूं, 65 में से एक गया 4 आया और 4 आएगा, 544 आएगा। फिर 544 को जब आप वो करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो 544 को फैक्टराइज करो ना, 544 को काटो, तो भैया 16 चौका 64, 6 16 तिया 48 और 6, एक 16 आएगा और एक 34 का दो नंबर आएगा। मतलब ये नंबर 16 के भी टेबल में आ सकता है और ये नंबर 34 के भी टेबल में आ सकता है, मतलब दोनों से डिवाइड होगा। मैं सोच बोल रहा हूँ कि इतना क्यों करना, भाई जो दे रखा था डायरेक्ट वहीं पे वन पुट कर दो। तो मैं अगर सीधे पुट करता तो ये 25 का स्क्वायर हो जाता, -9 का स्क्वायर हो जाता। सीधा मैं अच्छा वो एन की वैल्यू 1 पुट कर दी ना बेटा, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट कर दी और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 25 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर हो गया। अच्छा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो 25 प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9। 25 प्लस 9 कितना होता है 34। 25 माइनस 9 कितना होता है 16। देखो मतलब जो भी नंबर आएगा वो 16 के भी टेबल में आएगा और 34 के भी टेबल में आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बोथ 16 एंड 34। ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछे जाते हैं। एन की वैल्यू 1 क्यों पुट करी, क्योंकि एन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते थे, 1 में कैलकुलेशन आसान होता है, इसलिए 1 पुट कर। अब ये क्वेश्चन देखो, दो नंबर है भाई, दो नंबर है, दो नंबर है जिनका एचसीएफ दे रखा है 120, एचसीएफ 120 है और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ 120 है और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ 120 है और एलसीएम दे रखा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर मैं कायदे से आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो कि भैया एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है
वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होता है। मैंने आपसे पूछा एचसीएफ कितना है, आपने बोला 2520। मैंने आपसे पूछा एलसीएम कितना है, आपने बोला 6600। मैंने आपसे पूछा फर्स्ट नंबर, सॉरी यार, फर्स्ट नंबर की जगह पे लिख देना, कोई बात नहीं। अब एचसीएफ लिख देता हूँ। एचसीएफ कितना है 120 और एलसीएम कितना है 252 के। बच्चे सोचने लगते हैं कि निकलेगा कैसे। अरे ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, बस इस फॉर्मूले पे तो पुट तो करना है। मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि भाई इस फॉर्मूले पुट कर दो। आपको पेपर में ये सोचना पड़ेगा, ये तभी सोच पाओगे। अब देखो काफी कम टाइम बचे हैं, आप मेरे साथ से जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस कर लो बेटा, नहीं भूलोगे। 7 दिन 6 दिन 8 दिन में आप नहीं भूलोगे, आपको ये याद रहेगा। अरे भाई एच सी एफ इंटू जो एलसीएम होता है वो देखो 2 नंबर का आप एच सी एफ निकाल लो और 2 नंबर का एलसीएम निकाल लो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता है कितना आएगा। वो जो नंबर जिसका आपने एच सी एफ एलसीएम निकालना था ना, उन दोनों नंबर को भी गुना करोगे तो सेम ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि कटम पीटम का कहानी स्टार्ट करें, आपने बोला हाँ भैया, तो 252 से कट करा तो 10 आ गया। भाई जीरो से ये जीरो ले गया, इसको ले खत्म कर दिया। 12 से कट करेंगे, 12 5 जा 50, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और जीरो, तो के का वैल्यू 550 आ गया। एज सिंपल एज दैट। क्या था क्वेश्चन, बताओ। कुछ था? नहीं था ना, चलो। कुछ था क्वेश्चन में, बताओ भाई, अरे बोलो। कुछ क्वेश्चन में था? नहीं था ना, तो बेटा ये आपका पूरा का पूरा खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेरे तरफ से लिख लो, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूँ इस चैप्टर से। बोनस क्वेश्चन एक तो बेटा √5 मैंने आपको करवाया है, आपको √7 इज अ इरेशनल प्रूफ करना है। एक 3 + 2 √3 इज अ इरेशनल प्रूफ करना है आपको कि ये एक इरेशनल है। इसके अलावा आपको ये वाला जो कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चन थे उसको ध्यान से देखना है। कंपोजिट नंबर वाले मैक्सिमम में क्या करते हैं भैया, मैक्सिमम में क्या करते हैं और मिनिमम में क्या करते हैं। मैक्सिमम में एचसीएफ, मिनिमम में एलसीएम। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा और ऐसे पूछा जाता है कि 6 का पावर n डज नॉट एंड विथ डिजिट जीरो, एंड विथ डिजिट जीरो। ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो 6 का पावर n डज नॉट एंड विथ जीरो जीरो, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लेना। एनसीईआरटी मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर आप चाहते हो कि उसको मैं स्क्वायर करूं या कुछ भी करूं और उसके लास्ट में जीरो आ जाए, तो बेटा उसका फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्या 6 क्यों? क्योंकि 5 और 2 को गुना करने पे 10 आता है, मतलब लास्ट में जीरो आता है। आप बताओ क्या 6 के टेबल में 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है? आप बोलोगे हाँ, लेकिन क्या 5 के टेबल में आता है? नहीं। तो 2 और 5 6 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए 6 का पावर अब जितनी मर्जी जो लगाना है लगा दो, वो कभी जीरो से लास्ट नहीं होता। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा कि एलसीएम इंटू जो एचसीएफ होता है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होता है। इसमें से कुछ भी निकालने के लिए दे दे, बस इधर उधर उसको ले जाओ और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 1.5 घंटे की आपकी प्रॉपर क्लास हो गई, 1.5 घंटे में पूरा हमने ये चैप्टर कवर कर लिया। कल की वीडियो में हम फिर एक नया चैप्टर कवर करेंगे। आज रियल नंबर से स्टार्ट हुआ है और ऐसे ही करते करते टोटल आपकी 2-2 क्लासेज होंगी दिन में। आप ये 2 क्लासेज ले लो, बस 2 क्लासेज ये आपको लेने हैं। टॉप 15 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो। अगर नहीं भी कंसेप्ट क्लियर करना है तो 2 चीजों का आप टॉप 15 क्वेश्चन कर ही लो, एक एप्लीकेशन का बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का, और एक सर्कल का। ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, उससे बाहर सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो और सर्कल, इन दोनों के टॉप 15 क्वेश्चन कर लो। और बाकी ये 20+ क्वेश्चन की जो सीरीज है इसको आपको फॉलो करना है। पेपर के एक दिन पहले तक आपका रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, अच्छा से पेपर को फोड़ के आओगे। पेपर में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा देख के कि ये हमने पढ़ा है और लास्ट के टाइम में ही पढ़ा है। या तो अगर एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा है और इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज रियल नंबर का क्लास था प्रॉपर। 1.5 घंटे बहुत टाइम नहीं होते, पेपर के टाइम में आप कवर कर सकते हो। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ जो मैं समझा रहा हूँ उसको नोट करो और उसको समझ लो। ये नहीं कि फेयर बना के छोड़ देना, तो अगले साल फिर 10th में रहोगे तो काम आएगा। ऐसा नौबत मत आने देना कि दोबारा 10th में रहना पड़े। तो इसी साल जो करना है और निकलना भी है और अच्छे मार्क्स के साथ 10th को पास आउट करना, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको कुछ चीज़ें बतानी है और ध्यान रखो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे नए हो ब्रो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि क्लासेज रेगुलर चल रही है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप क्लासेज में आओ, लाइव क्लासेज कर लो। उससे क्या होगा, बाद के लिए आप नहीं छोड़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको चीज़ें मेरे साथ साथ ही समझ में आ जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहो और ध्यान रखो अपना और मन लगा के पढ़ाई करो भाई, काफ़ी कम टाइम में। बाय बाय।